Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के पहले 1 to 5 हमने न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारे 4 रह गए थे उनको हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो साथ रहिएगा हमारे इस फुल लेक्चर में। अगर आपने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करना है या आप इनको समझना चाहते हैं तो ये टॉपिक होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.6 न्यूमेरिकल से इसकी स्टेटमेंट देखिए। A 6.5 multiple 10 के बाद 3 kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर फी सेकेंड। यानी एक बॉगी है, उसका जो मास है वो है इतना, यानी 6.5 मल्टीप्लाई 10 के बाद 3 किलोग्राम इसका मास है। और ये कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है? 0.8 मीटर फी सेकेंड के साथ ये स्पीड कर रही है। आगे दूसरी बॉगी के बारे में बताएगा। एन अदर बॉगी ऑफ मास 9.2 मल्टीप्लाई 10 के बाद 3 kg कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर फी सेकंड कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट। यानी जो दूसरी बोगी है वो पीछे से आ रही है और ये आगे की पहली जो है वो आगे चल रही है, दूसरी उसके पीछे आ रही है। उसका मास कितना है? 9.2 मल्टीप्लाई 10 के बाद 3 किलोग्राम उसका मास है और उसकी स्पीड कितनी है? 1.2। क्या यानी जो पीछे से आने वाली है उसकी स्पीड ज्यादा है और जो आगे चलने वाली है उसकी स्पीड कम है। आप देख सकते हैं एक पहले की 0.8 है और पिछले वाले की कितनी है? 1.2। पिछले वाले की स्पीड ज़्यादा है, फिर वे क्या करेगी, वो जो है पहली वाले के साथ टकराएगी और उसके साथ जो है वो बिल्कुल कोलाइड हो जाएगी, उसके साथ कपल बना लेगी, जुड़ जाएगी। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। यानी इनकी कॉमन वेलोसिटी को, यानी जब पीछे वाली और आगे वाली दोनों आगे एक दूसरे के साथ कपल हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, तो फिर वो दोनों मिलकर जिस स्पीड के साथ मूव करेंगे वो स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। ये हमें उसने बताया है, ये क्वेश्चन किया है कि आप उस स्पीड को फाइंड आउट कीजिए कि जब दोनों मिल जाएंगी बॉगीज एक दूसरे के साथ तो फिर किस स्पीड के साथ मूव करेंगी, आपने उस स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका गिवन डाटा है, उसमें हमें दिया गया है मास ऑफ फर्स्ट बॉगी। पहली बॉगी का मास दिया गया जो कि क्या है? m1 इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 kg। और उसके बाद हमें बताया गया कि फर्स्ट वाली जो बॉगी है वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही है। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉगी इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 0.8 मीटर फी सेकंड। और उसके बाद हमें सेकंड बॉगी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मास ऑफ सेकंड बॉगी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 9.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 kg। एंड उसके बाद हमें बता रहा है कि स्पीड ऑफ सेकंड बॉगी इज इक्वल टू 1.2 मीटर फी सेकंड। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट डाटा जो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। अब हमने फाइंड क्या करना है? कॉमन वेलोसिटी, यानी जब दोनों बॉगीज कपल हो जाएंगी तो फिर किस स्पीड के साथ मूव करेंगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन की तरफ। उसमें हम अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जो कि क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी जब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं हुई थी तब उनका मोमेंटम क्या था और जब आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम क्या था वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला हम प्रॉपर लिखते हैं इक्वेशन को, जो कि क्या है? m1v1 इज प्लस m2v2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है उसको कॉमन करना है, इसीलिए हमने v को कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से और अंदर हमने लिखा m1 प्लस m2, v को हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। चूंकि हमारे पास जो m1 है वो है बराबर हमारे पास बॉगी जो फर्स्ट वाली बॉगी थी उसका मास है m1, सो लिखेंगे। उसके बाद v1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारे पास 0.8, m2 की वैल्यू लिखेंगे, दरम्यान में प्लस आएगा, और उसके बाद v2 की वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे अब m1 की वैल्यू आएगी, m2 की वैल्यू आएगी और v जो है हमने फाइंड आउट करना है, इसीलिए ये साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला आंसर जो है इसका आ जाएगा और v साथ में वैसे ही आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा और साथ में ये आएगा और साथ में v वैसे ही नीचे आएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है उसको एक साइड पे रख लेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उनको एक साइड पे रख लेंगे, रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। तो हमने ये v फाइंड आउट करना है, इसलिए ये v इधर ही रहेगा और बाकी ये वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये ऊपर और नीचे जब ये आपस में डिवाइड होंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करके देखिए तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि क्या है? 1.03 मीटर फी सेकंड, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। और
इसको देखिए, कैलकुलेट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक हमारे हो गए न्यूमेरिकल 1.6 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट, जिसका आंसर हमें ये बता रहा है कि जब दोनों बोगियां टकरा कर आपस में कोलाइड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो वो 1.03 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ मूव करेंगी। जो आगे वाली बोगी थी स्टूडेंट, वो मूव कर रही थी 0.8 के साथ, जो पीछे वाली थी वो मूव कर रही थी 1.02 के साथ। तो जब दोनों मिल जाएंगी तो वो दोनों मूविंग स्टार्ट कर देंगी 1.03 स्पीड के साथ। ओके, अब स्टूडेंट हम चलते हैं 1.3.7 न्यूमेरिकल की तरफ। इसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg। कि एक जो साइकिल सवार है उसका अपना मास कितना है 55 kg, और वो एक बाइसाइकिल को राइड कर रहा है यानी इसको चला रहा है, और उस बाइसाइकिल की जो मास है वो कितना है 5 kg। इन दोनों का वेट या इन दोनों का मास मिलकर कितना हो जाएगा 60 kg। ठीक है, एक तो साइकिल सवार का है और दूसरा साइकिल का वेट है, सॉरी मास है। उसके बाद क्या होगा, ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उसने रेस्ट से साइकिल को चलाना स्टार्ट किया, यानी पहले साइकिल मूव नहीं कर रही थी, बिल्कुल रेस्ट में थी। एंड अप्लाइज द फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। तो वो क्या करता है 8 सेकेंड तक लगातार उसके ऊपर जो है 90 न्यूटन की फोर्स दिखा रहा है। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। फिर वो 8 सेकेंड तक जो है वो कांस्टेंट जो है स्पीड के साथ मूव करता रहता है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट, यानी आपने टोटल डिस्टेंस को कवर करना है, टोटल डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है। यानी पहले 8 सेकंड में जब उसने फोर्स लगाई तब भी, और जब उसने फोर्स नहीं लगाई और वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उन दोनों को मिलाकर आपने टोटल डिस्टेंस को फाइंड करना है कि उस साइकिल सवार ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो देख लेते हैं स्टूडेंट हम इसको जो है गिवन डाटा की तरफ, जो कि हमें गिवन है। देखिए यहाँ पर कि हमें जो साइक्लिस्ट का जो मास दिया है वो है हमारे पास M1 55 kg, और जो बाईसाइकिल का जो मास है M2 वो है हमारे पास 5 kg। जब हम इन दोनों के मास को आपस में ऐड अप करेंगे टोटल मास हमारे पास कितना आएगा 60 kg। जो उसने स्टूडेंट जब साइकिल जो रेस्ट में थी उसने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उस फोर्स की वैल्यू कितनी थी F की 90 न्यूटन। तो जो टाइम ड्यूरिंग एक्सेलरेशन कितना था 8 सेकंड, और टाइम ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड कितना था 8 सेकंड। ठीक है, दोनों के केस में टाइम सेम होगा। और इनिशियल वेलोसिटी यानी जब जो साइकिल थी और जो साइकिलिस्ट था वो दोनों रेस्ट में थे तब स्पीड क्या थी 0। सो ये था हमारा जो डाटा जो हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, यानी एस टोटल। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, एस टोटल इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2। तो इसके लिए सबसे पहले हम S1 को फाइंड करेंगे, फिर हम S2 को फाइंड करेंगे। जब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी फिर हम दोनों को ऐड करके अपना टोटल जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना S1 फाइंड करेंगे। S1 फाइंड करने के लिए आप रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए कि हमने सेकेंड चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 3। इसमें हम जो सेकंड मोशन है इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन है मोशन की, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि क्या है S इज इक्वल टू VIT जमा 1/2AT स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वो वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, तो उस वैल्यूज पुट करेंगे। VI चूँकि हमारे पास 0 है, T कितना है हमारे पास, चूँकि V 0 है तो इस वजह से T भी 0, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 1/2। A कितना है हमारे पास स्टूडेंट 1.5। अब स्टूडेंट A जो था वो हमें गिवन डाटा में मौजूद नहीं था, इसलिए हमने A को खुद फाइंड किया है। A को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू MA वाला फार्मूला लगाएंगे, उसके अंदर से A हमने फाइंड करना है, A को इधर ले आएंगे। F जो है M यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो F की और M की वैल्यूज को पुट करेंगे, 90/60 इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। सो हम ये वाली A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और T स्केयर यानी 8 का हम स्केयर ले लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48, यानी S1 की वैल्यू हमारे पास आई 48। अब हम मालूम कर लेते हैं S2 को। तो देखिए स्टूडेंट हमने S2 को फाइंड करना है अब सेकंड स्टेप में। तो S2 को फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे जो है इक्वेशन की कितनी, S2 को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू VT वाला। S इज इक्वल टू VT वाला हम वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे।
और उसके लिए हम वी.एफ ले लेंगे और टी की जगह हम टी2 ले लेंगे। वी.एफ हमारे पास कितना है 12। अब स्टूडेंट जहाँ पे वी.एफ ले लेंगे और टी2 ले लेंगे, वी.एफ की वैल्यू चूँकि हमें गिवन ही नहीं है, इसलिए वी.एफ की वैल्यू हम इस फ़ॉर्मूले से इक्वेशन की जो मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ से वी.एफ की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए वी.एफ इज़ इक्वल टू वी.आई जमा ए.टी। ए हमने पीछे फाइंड किया जिसका हमारे पास आंसर आया था 1.5 और टी की जगह हमने 8 पुट किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 12। तो हमने यहाँ पे 12 पुट किया और टी2 की वैल्यू लिखी जो कि 8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। तो जब देखिए अब स्टूडेंट हमारे पास एस1 की भी वैल्यू आ गई और एस2 की भी वैल्यू आ गई। सो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एस1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 48 और एस2 की वैल्यू आई थी 96। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 मीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है कि जो बाईसाइकिल है वो कितना मूव करेगी, 144 मीटर तक जो है वो बाईसाइकिल मूव करेगी जब उसके ऊपर फोर्स लगे और जब उसके फोर्स ऊपर ना लगे। दोनों केसेस में जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी वो कितना होगा 144 मीटर। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए 7। अब चलते हैं 8 वाले की तरफ। उसकी स्टेटमेंट को ज़रा देखिए। A ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 मीटर। यानी एक बॉल है उसका जो मास है वो है 0.4 केजी और उसको गिराया गया है स्टूडेंट एक फर्श के ऊपर। कितनी हाइट से? ये हाइट यहाँ पे दी गई है 1.8 मीटर। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। यानी जब वो बॉल ज़मीन के ऊपर गिरता है तो वो दोबारा ज़मीन के साथ टकरा कर दोबारा से ऊपर उछल कर ऐसे गिरता है। कितनी हाइट तक ऊपर उछलता है? 0.8 मीटर तक। What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? कहता है कि जो इम्पल्स की कितनी डायरेक्शन, इम्पल्स का कितना मैग्नीट्यूड है यानी उसकी कितनी मिकदार है और उसकी डायरेक्शन कितनी होती है जो कि बॉल के ऊपर लगता है फ्लोर की वजह से, वो आपने फाइंड आउट यहाँ पे करना। अब देखिए स्टूडेंट इसका गिवन डाटा, उसमें जो हमें डाटा गिवन है वो है मास ऑफ द बॉल कितना है 0.4 केजी और इनिशियल हाइट कितनी है यानी जिस हाइट से हमने उस बॉल को फेंका है वो कितना है 1.8 मीटर और ज़मीन के साथ टकराने के बाद जब दोबारा से बॉल ऊपर रीबाउंस होती है तो वो कितनी हाइट तक होती है 0.8 मीटर तक। और जब बॉडी हाइट पर जाती है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लगती है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स को हमने फाइंड आउट करना है। यानी जब बॉल नीचे आती है तो ज़मीन उसके ऊपर जो अगेंस्ट उसकी मोशन के अगेंस्ट जो रिएक्शन लगाती है जिसकी वजह से बॉल दोबारा ज़मीन के ऊपर ऊपर उठ जाता है, वो हमने उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। अब फ्रेंड यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम लगाएंगे कि ये इम्पल्स जो होता है ये बराबर होता है मोमेंटम के फ़र्क के। क्या? डेल्टा पी बराबर होता है एम वी आई माइनस माइनस वी एफ। यानी ये जो मोमेंटम का फ़र्क होता है ये बराबर होता है इम्पल्स के। अब स्टूडेंट डेल्टा पी की जो वैल्यू होती है, जो ये फार्मूला है, ये बराबर होता है एम वी आई माइनस वी एफ। अब यहाँ पे एक तो माइनस लगा फार्मूले का और एक माइनस एक और लगा। अब ये माइनस स्टूडेंट इस वजह से लगा है कि जब जो वी आई की जो डायरेक्शन थी वो थी डाउनवर्ड, यानी जिस स्पीड के साथ जो बॉडी है वो मूव कर रही थी, बॉल वो नीचे की जानिब थी, वो हमने लिखा वी आई। अब दरमियान में माइनस है, लेकिन जब जिस स्पीड के साथ जो बॉल है वो दोबारा से ज़मीन से ऊपर की जानिब उठेगी, तो देखिए स्टूडेंट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। वी आई की डायरेक्शन नीचे की जानिब है, वी एफ की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है। सो इनकी डायरेक्शन की फ़र्क की वजह से यहाँ पर हमने जो है वी एफ के साथ माइनस लगाया, क्योंकि वी आई की डायरेक्शन नीचे की थी, इसको हम पॉजिटिव लेंगे और वी एफ की डायरेक्शन उसके अपोजिट ऊपर थी, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव जो है कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे वी आई को, क्योंकि हमें वी आई गिवन नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले वी आई को गिवन करेंगे एट वन हाइट के ऊपर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। कौन सी? थर्ड वाली, जो कि क्या है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसको आप रिकॉल कीजिए, सेकंड चैप्टर में हमने तीनों जो इक्वेशन है इसको रीड आउट किया था। फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब स्टूडेंट देखिए कि वी एफ स्केयर और जो है हमने फाइंड क्या करना है, हमने वी एफ को फाइंड करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। वी एफ स्केयर इधर ही रहेगा और ये जो है माइनस हो रही है तो जाके प्लस हो जाएगी, सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
और यहाँ पर अब जी की वैल्यू हम लिखेंगे जो कि है 10 और एज की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.8 एज 1 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो इन सबको हम सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 36 और हम क्या करेंगे बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 36 का स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास आएगा 6। सो अब हमने यहाँ पे वी एफ की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम वी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे किस हाइट तक, एज 2 हाइट तक। ठीक है। स्टूडेंट अब वी आई फाइंड आउट करने के लिए हमें अगेन से वही मोशन की थर्ड इक्वेशन को यूज़ करना होगा। हम लिखेंगे कि वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2 जी एच। अब यहाँ पे एच जो है वो 2 वाला लगेगा, एच 2। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास जो वी एफ स्केयर की जो वैल्यू है वो 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और वी आई स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इज इक्वल टू 2 जी एच 2। तो ज जी एट की जगह उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, जी की जगह 10 लिखेंगे, एट की जगह हम 0.8 लिखेंगे, तो इनको आपस में जो है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। दोनों साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे और वी का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और दूसरी तरफ जब हम 16 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर ई सेकंड। तो ये हमारे पास अब वी एफ भी आ चुका है और वी आई भी आ चुका है। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को अपने फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। तो देखिए यहाँ पर है डेल्टा पी यानी टेंजेंट मोमेंटम जो कि हमारे पास बराबर होता है इम्पल्स के इज़ इक्वल टू एम और वी आई माइनस वी एफ। तो चूँकि हमने ये पीछे फार्मूला भी पढ़ा कि वी एफ के साथ एक और माइनस लगेगा चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। इसीलिए वी आई की जगह 4 लिखेंगे, वी एफ की जगह 6 लिखेंगे और साथ में माइनस आएगा। और फिर जब हमने एम की जगह 0.4 लिख लिया चूँकि मास उसका कितना था 0.4। ओके। अब स्टूडेंट जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन सेकंड। चूँकि न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, इम्पल्स का, और हमने यहाँ पे इम्पल्स ही फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिखना है न्यूटन सेकंड। अब यहाँ तक स्टूडेंट हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स फाइंड कर लिया। अब उसने हमें एक और चीज़ भी माँगी है जो कि है डायरेक्शन, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और डायरेक्शन इम्पल्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड होगी क्योंकि ज़मीन ने गेंद पर ऊपर की तरफ ज़ोर लगाया ताकि वो वापस जो है ऊपर की जानिब उछले। तो अगर ज़मीन ज़ोर ना लगाती तो जो गेंद है वो ज़मीन पर ही रह जाती। इस वज़ह से ज़मीन ने जो ज़ोर लगाया है, जो ज़मीन ने फ़ोर्स लगाई उसकी वज़ह से बॉल दोबारा ऊपर अपवर्ड की जानिब उठ गई, तो इसलिए उसकी जो डायरेक्शन होगी इम्पल्स की वो बराबर वो होगी अपवर्ड की जानिब। तो ये तो स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.8। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 3.9। उसको देखते हैं कि उसकी जो है स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है। तो देखिए ज़रा, 2 बॉल्स ऑफ मासेस 0.2 केजी एंड 0.4 केजी यानी 2 मासेस हैं, 2 बॉल हैं जिनके मास क्या हैं, एक का है 0.2 और दूसरे का है 0.4 आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, यानी एक राइट साइड पे मूव कर रहा है और एक लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। विद वेलोसिटीज़ 20 मीटर फी सेकंड एंड 5 मीटर फी सेकंड, यानी एक की वेलोसिटी ये है और दूसरे की वेलोसिटी ये है। क्या करेंगी, जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो किसी के साथ कोलाइड कर जाएंगी। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर फी सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। यानी जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगी तो जो पहली वाली बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 6 मीटर फी सेकंड और उसके बाद यानी कम हो जाएगी। और कहता है कि दूसरे जो बॉल है 0.4 वाली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया है, मास ऑफ फर्स्ट बॉल दिया है जो कि क्या है एम वन 0.2 kg, मास ऑफ सेकंड बॉल एम टू कितना है 0.4 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कितनी है 20 मीटर फी सेकंड, ये देख सकते हैं आप 20 मीटर फी सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल कितनी है, यानी जिस वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ वो बॉल जो है वो मूव कर रही थी वो क्या कौन-कौन सी थी 20 एंड 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने 5 के साथ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक जो बॉल थी वो राइट साइड पे मूव कर रही थी और दूसरी जो थी वो उसके अपोज़िट यानी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही थी। इसीलिए हमने लगाया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोज़िट है और एक आगे को मूव कर रही है, एक पीछे को मूव कर रही है, सो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। नेगेटिव साइन शोज़ बोथ बॉल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दोनों बॉल जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो हमें गिवन है वो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1, यानी यहाँ पे हमने उसने हमें बॉल 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है यानी टुकड़ाने के बाद आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी दी है बॉल नंबर 1 की वो कितनी दी है 6। कहता है कि आपने जो बॉल नंबर 2 है जो सेकंड बॉल है उसकी जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है उसकी फाइंड करनी है v2। यहाँ पे स्टूडेंट अगेन सॉल्यूशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे। उसकी इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 इज़ इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब m1 की वैल्यू लिखेंगे, v1 की लिखेंगे, m2 v2 की लिखेंगे, इसी तरह से इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चूँकि यहाँ पे हमने u2 की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए या u2 कह लें, v2 कह लें वो हमने फाइंड करनी है इसलिए यहाँ ये वैसे ही रहेगा। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अब आफ्टर कोलिजन जो दूसरी बॉल है, सेकंड बॉल उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो ये वैसे ही रहेगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया -2, तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं, 0.2 ने जब मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो वो हमारे पास आंसर आया 1.2, बाकी 0.4 वैसे ही रहेगा और ये दोनों अब इसमें ऐड अप होकर क्या ये सॉरी ये जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। 1.2 इधर आगे इसके साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था। इसीलिए इन दोनों ने एक-दूसरे के साथ जो है सब्ट्रैक्शन करके यहाँ आंसर आए 0.8। दूसरी तरफ स्टूडेंट जो 0.4 था वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। इसीलिए जब ये जो इज़ इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा तो ये इसके साथ आकर डिवाइड हो जाएगा। 0.8 ओवर 0.4 जब एक-दूसरे के साथ डिवाइड होंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 2। तो ये था हमारा स्टूडेंट आंसर के बॉल 2 की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, यानी कोलाइड करने के बाद जो जिस स्पीड के साथ मूव करेगी बॉल 2 वो कितनी है 2। यानी ये देखिए आप फ़र्क मालूम कीजिए कि जो बॉल 1 थी उसकी वेलोसिटी थी 20, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी हो गई 6 यानी उसकी वेलोसिटी कम हो गई। बॉल 2 की वेलोसिटी थी स्टूडेंट हमारे पास 5, लेकिन टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2। तो दोनों की वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन कम होगी, बॉल 1 की भी और दूसरी सेकंड बॉल की भी, दोनों की वेलोसिटीज़ कम हो गई। तो स्टूडेंट ये थे हमारा फाइनल न्यूमेरिकल इस चैप्टर का 3.9 और आई होप कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपकी रह गई हो फार्मूला के अंदर, यूनिट के अंदर, कोई भी स्टेप आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्यारे-प्यारे कमेंट कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा ये भी इसके बारे में भी आप रिएक्शन दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स को कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।